हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल डीप एस्ट्रोनॉमी पीताम्बर पर। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को वन शॉट में कवर करने वाले हैं और इसमें कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा मैं नहीं बताऊंगा। जो भी हमारे बुक में है वही आपको बताऊंगा। और इसके बाद एक और वीडियो बनने वाला है। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहिए, अगर आपको इस चैप्टर में ज्यादा मजा आ रहा है और इसके बारे में और ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, तो फिर उस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बातें बताने वाला हूँ। तो फिर उस वीडियो को भी जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फिर अभी ये वीडियो बहुत स्टार्ट करते हैं बिना किसी बेकार के बातें के। तो फिर देखते हैं, हम पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारा एटम से। देखो, एटम जो होता है वो किससे बना होता है? एटम बना होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। देखो, पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था ताकि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चल सके। देखो, एक बार क्या किया गया, एक प्रोटॉन को लाया गया, उसके पास एक और प्रोटॉन को लाया गया। तब क्या हुआ ना, इन दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स को एक्सपीरियंस किया गया। मतलब ये एक रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस किया एंड ये भी एक रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस किया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक दूसरे से दूर चले गए, ऐसे हमने देखा। इसीलिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया जहां पर हमने दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाया। यहां पर भी सेम नहीं हुआ, दूर चलेंगे। अब हमने क्या किया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को पास में लाए। अब क्या हुआ, ये दोनों पास और आने लगे। मतलब ये क्या है, मतलब इन दोनों को जब पास में लाया गया, ये दोनों एक अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू किए। इसीलिए साइंटिस्ट जो थे वो बोल दिए कि इनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और साइंटिस्ट ने उसका नाम जो दे दिया वो था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फिर न्यूट्रॉन का क्या बात है, इसके पास क्या होता है, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स किसके साथ क्या होता है? तो फिर न्यूट्रॉन के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। न्यूट्रॉन, ओके, एक न्यूट्रॉन एक और न्यूट्रॉन, बट यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब ये दोनों जहां पर थे वहां पर ही रुके, कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, ना रिपल्सिव का ना अट्रैक्टिव का। तो फिर यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन एंड सिमिलर यहाँ पर एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और तीनों में सेम रुका। मतलब कोई कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा था, सब अपने जगह पर स्टिल प्रेजेंट थे। तो फिर क्या बोला गया कि हमें कंक्लूजन में ये मिला कि जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास ऐसा कोई चार्ज ही नहीं होता है। न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स को महसूस नहीं कर पाता है। अब देखो, यहां पर सबने क्या देखा, सबने देखा कि जहां पर देखो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, मतलब ये भी एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है। तो फिर इसके पास जो भी चार्ज होगा, मान लो एक्स चार्ज है, तो फिर इसके पास भी एक्स ही चार्ज होगा। मतलब दोनों के पास सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस, दीज आर लाइक चार्जेस। एंड ये दोनों जो थे रिपल्सिव थे, मतलब लाइक चार्जेस जो थे वो रिपल कर रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन के पास भी सेम चार्जेस है, मतलब लाइक चार्जेस वो था, तब ये दोनों भी रिपल ही कर रहे थे। मतलब हमें कंक्लूजन में ये मिल गया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से रिपल करते हैं। और देखते हैं, प्रोटॉन के पास जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास तो वो चार्जेस नहीं होगा और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों के पास जरूर ऑपोजिट चार्जेस होंगे। मतलब लाइक चार्जेस रिपल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब एटम क्या करते हैं, हमने तो स्टार्टिंग में एटम के बारे में देखा था। एटम क्या करते हैं, चलिए बाद में मिलाएंगे। देखो, हमने एटम के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, एटम और एक प्रोटॉन। अब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब एटम और एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी कुछ भी नहीं हुआ। और एटम एक न्यूट्रॉन, वैसे ये तो इसके पास कोई चार्ज ही नहीं, इसलिए यहां पर भी कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सेम ही रुका। अच्छा, सेम क्यों रुका आप बता सकते हैं क्या? देखो, सेम इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसका उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ओके, ये दोनों सेम होते हैं। इसीलिए हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास उतना ही ऑपोजिट चार्ज होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, तो फिर हम बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, दो चार्जेस को जाना उन्होंने पहले, तो फिर उन्होंने एक का नाम पॉजिटिव दे दिया और एक का नाम नेगेटिव दे दिया। बस उन्होंने बस ऐसे एक का नाम पॉजिटिव दिया था, एक का नाम नेगेटिव दिया था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा कुछ नहीं बोलता। एक का नाम पॉजिटिव, एक का नाम नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, बस उन्होंने ऐसा बोल दिया था। और उन्होंने जो बोला था तब तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, मतलब चार्जेस का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि फ्लो करता है। और इसीलिए उन्होंने बोलने के बाद उसको हम बेस करके बहुत सारे न्यूटन के मतलब बहुत सारे लॉ बना लिए। तो फिर बाद में हमें पता चला, उसके करीब 150 साल बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, और वो चार्ज का कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो फिर तब तक का बहुत लेट हो चुका था, बहुत सारे लॉस उसके ऊपर बन गए थे। अब तो हम पूरे पास्ट को जाके सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन को हम आज भी मानते हैं। ओके, अब देखते हैं चार्जेस के बारे में और कुछ। देख लो, चार्ज को, आखिर चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जो कि एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम उससे प्लेस करते हैं। ओके, देखो हमने अभी क्या देखा, प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और हम एटम में क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं कुछ ऑर्बिट में। ओके, तो फिर न्यूक्लियस में क्या होता है, और हमने ये भी 9th में देखा था, मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड अगर एक एटम है तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा ग्रेन होगा हमारा न्यूक्लियस, मतलब ये बहुत छोटा होता है। और पूरा छोटे में करीब उसका पूरा मास रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, सभी जो मास होता है वो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का ही होता है, और वो दोनों मतलब बहुत छोटे होके मतलब बहुत ही अंदर पूरा प्लेस होते हैं। तो फिर सभी प्रोटॉन भी आसपास होके न्यूक्लियस के अंदर रुकते हैं। लेकिन हमने तो अभी देखा था कि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो भी यहाँ पर कैसे पास पास रुके हैं। देखो, हमारे जो भी यूनिवर्स में 4 तरह के फोर्सेस हैं, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एटम के अंदर भी वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहता है। और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सभी को आपस में टाइट में टुगेदर करके रखता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी किसके लिए रुकते हैं? अच्छा, हमने जान लिया प्रोटॉन तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रुकते हैं, और प्रोटॉन के बीच में आपस में रिपल्सिव फोर्स भी होता है। फिर भी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो उसको कैंसिल आउट करने के बाद भी उन्हें और भी टाइट करके रख लेता है। इलेक्ट्रॉन क्यों रखते हैं? देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है। ओके, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, तो फिर क्या होगा इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और पहले जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, सर्कुलर मोशन। तो फिर ये हर बार बाहर जाना ट्राई करता है और ये प्रोटॉन उसको अंदर खींचना ट्राई करता है, और ये दोनों आपस में कैंसल आउट होकर वो ऐसे ऑर्बिट में घूमता रहता है। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर आ गया मतलब अगर वो ऑर्बिट जो है वो बहुत दूर है, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही कम हो जाएगा। वैसे इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ओके, अगर दूर आ जाता है तो फिर इन दोनों का बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनका जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ओके, K जो है वो एक कांस्टेंट है, वो है 9 × 10⁹ 9। ओके, ये कांस्टेंट कूलम्ब्स लॉ ऑफ कांस्टेंट है, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट। और ये दोनों चार्ज और इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर जो भी फोर्स है वो कम हो जाएगा, इसलिए ये बाहर चला जाएगा। अगर ये बाहर चला गया तो फिर क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया।
और यही जो है ये चार्ज को कैरी करेगा। ओके, अब इतना कुछ हो गया। अब बस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और कुछ देख लेते हैं, फिर करंट हम शुरू करेंगे। देखो, चार्ज जो होता है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मैटर का, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो आता है तब क्या होता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो एट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो भी चार्ज है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये दोनों आपस में ऑपोजिट जैसा हैं, इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो एक को पॉजिटिव नाम दिए और एक को नेगेटिव नाम दे दिए। ओके, और देखते हैं इनका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। इनका एसआई यूनिट होता है कूलम्स। ओके, कूलम्स। और एक इलेक्ट्रॉन के पास या फिर एक प्रोटॉन के पास कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। हमने तो अभी देखा ना, जो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, अगर वो कितना अमाउंट ऑफ होता है, तो फिर एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो आपस में इक्वल होता है, बस उनका जो साइन है वो अलग होता है। ये नेगेटिव होता है एंड ये पॉजिटिव होता है। और ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम्स। ओके, और हम जो चार्जेस को, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम Q से डिनोट करते हैं। चार्ज मतलब Q, और जो कूलम्स होता है उसे हम C से डिनोट करते हैं। ओके, चार्ज के लिए Q एंड कूलम्स के लिए C। वैसे जो कूलम्स है ये एक साइंटिस्ट से, उनके अंदर में ही हम इसका जो यूनिट है इसको हम कूलम्स मानते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जबकि प्रोटॉन के पास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ओके, तो फिर ये हो गया। अब देखो, एक जो आपने सुना होगा कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। जो कंडक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनके अंदर इजीली मूव कर पाते हैं, और इंसुलेटर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन उनके अंदर से मूव नहीं कर पाते हैं। मतलब वो मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को सपोर्ट नहीं करता है, अपोज करता है, जबकि अलाउ नहीं करता है इंसुलेटर। और जो कंडक्टर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो को वो अलाउ करता है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो फिर इतना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो करेगा। ओके, देखो, वाटर करंट हम बोलते हैं, एयर करंट बोलते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी चार्जेस का फ्लो होता है। वाटर करंट मतलब पानी का फ्लो, वैसे एयर करंट मतलब एयर का फ्लो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो, और चार्जेस का फ्लो कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो फिर चार्जेस का भी फ्लो हो रहा है। वैसे हम बोलते हैं आज वाटर करंट बहुत तेज है, या फिर आज वाटर करंट बहुत ही धीमी है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट अगर तेज होगा, कब तेज होगा, जब ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे। चार्जेस जब ज्यादा फ्लो करेंगे तब इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो हाई होगा। मतलब 1 सेकंड पर सेकंड कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर हमने क्या देखा था, चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से आते हैं। वैसे प्रोटॉन तो मूव नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर ही मतलब वो बंधे हुए हैं। बस फ्लो जो कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जो ऑर्बिट में घूमते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या फिर अगर वो वहां ऑर्बिट के अंदर ही घूमते रहेंगे तो फिर उसको हम फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं बोलेंगे, वो उसके अंदर ही है। बस जो बाहर आ जाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम से बाहर आ जाते हैं और पूरे मटेरियल में घूमते रहते हैं, पूरे मेटल में। ओके, अब देखते हैं। अच्छा, हमने क्या बोला, चार्जेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम जो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो फिर एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -1 कूलम में, -1 कूलम में। अब देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल्स टू NA। Q मतलब क्या बताया था मैंने, चार्ज, इज इक्वल्स टू N मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
अब तुम यहाँ पर सभी वैल्यू पुट कर लो। चार्जेस को हमने क्या लिया है -1, तो फिर -1 इज इक्वल्स टू n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा n जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहे हैं तो फिर हम बोलेंगे वो 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। और हमने अभी क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट मतलब 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो फिर 1 सेकेंड में 1 चार्ज फ्लो कर रहा है। और अगर 1 सेकेंड में 1 चार्ज फ्लो कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड है 1 है, तो फिर 1 जो इलेक्ट्रिक करंट का जो स्पीड है वो 1 है। अब उसका यूनिट जो होगा हम यहाँ पर वही यूज कर लेंगे, तो फिर इसका यूनिट क्या होगा, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो फिर हम कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्स, तो फिर कूलम्स, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, कूलम्स पर सेकेंड, 1 कूलम्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का स्पीड हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होगा 1 कूलम पर सेकेंड। वैसे एम्पियर थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, उनके अंडर में हम कूलम्स पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं। इसको ना लिख के तो इसे भी लिखोगे तो भी सही होगा, या फिर इसे भी लिखोगे तो फिर भी सही होगा। तो फिर ये हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो हम उसे 1 एम्पियर बोलेंगे। 1 कूलम ऑफ चार्ज मतलब बेसिकली 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हमने ये सब तो देख लिया, और हमने ये भी देखा कि जो एटम होता है वो चार्ज नहीं होता है। तो फिर कोई एटम चार्ज कैसे बनेगा, वो चार्ज कैसे बनेगा। देखो, एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है, ये प्रोटॉन्स होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये अनइक्वल हो जाए। अरे अनइक्वल हो जाएंगे तभी तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, कोई भी एक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया तो फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया तो फिर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो फिर कोई सा भी हमें बढ़ाना है, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को हम तो नहीं हटा सकते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के वजह से वो उधर ही बंधा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो फिर प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेंगे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। तो फिर हम इस तरह किसी भी एटम को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ये जो दो आपस में जो चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव को क्यों रिपेल करते हैं, या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं। आखिर मतलब पास में रहने से क्या हो जाता है, मतलब वो तो एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं है फिर भी वो कैसे फोर्स डाल रहे हैं। देखो, अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। वैसे जो बोसॉन्स होते हैं ना, ये चार्ज फील्ड क्रिएट करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनाता है। तो फिर यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर सभी यहां से सभी बाहर जाते होंगे। और अगर एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो फिर इसके पास भी, मतलब इसके अराउंड भी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और यहाँ पर सब जो होंगे वो अंदर आ रहे होंगे। अब देखो, अगर ये दोनों आपस में पास आएंगे, अब यहां पर एक और नेगेटिव बना लेते हैं। ओके,
अब वहां पर एक और पॉजिटिव बना देंगे, तब आपको सही से समझ में आ जाएगा। अब देखते हो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी सेम सभी से बाहर जा रहा होगा, जो भी चार्जेस होंगे वो बाहर जाते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर सब अंदर आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो फिर यहाँ से मर्ज हो रहे हैं और यहाँ से मर्ज हो रहे हैं एंड यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं, यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं और इन दोनों में मर्ज हो रहे हैं, ऐसे आपको दिखाई देगा। अब देखो अगर दो इलेक्ट्रॉन पास में होंगे, ओके, देखो एक इधर है और एक इधर है, मतलब ये दोनों देखो एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे हैं। और एक यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहा है, यहां से बाहर जा रहा है एंड यहां से अंदर आ रहा है और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर जो फील्ड लाइंस बन रहे हैं वो कुछ ऐसे बन रहे हैं। अब देखो ये दोनों आपस को रिपेल करेंगे, ओके, ये दोनों आपस को रिपेल करेंगे और ये दोनों आपस को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, इसी के वजह से जो अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है इन दोनों के बीच में। वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एज्यूम किया जाता है। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जरा देखते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस का जो फ्लो होता है पर सेकेंड वो कितना होता है, वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इसका यूनिट क्या होता है? अगर कुछ कूलम्स ऑफ चार्ज अगर कुछ सेकेंड में, मान लो x कूलम्स ऑफ चार्ज y सेकेंड में पास कर रहे हैं, तो फिर इसका जो करंट होगा वो क्या होगा? S/y होगा। ठीक वैसे ही अगर इन दोनों का हम यूनिट को डिवाइड कर लेंगे तो फिर हमें करंट का यूनिट भी मिल जाएगा। तो फिर इसका यूनिट होता है कूलम्स और इसका यूनिट होता है सेकेंड्स। तो फिर इसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट वो होता है कूलम्स पर सेकेंड। और ये क्या होता है? एम्पियर। वैसे एम्पियर जो ये यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्लास 10th में तुम्हें यूनिट्स फर्स्ट चैप्टर में आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो फिर अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और ये हम एक साइंटिस्ट उनको ऑनर में हम ये करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में। एक और बात है, देखो अगर एक सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ओके, कुछ करंट फ्लो कर रहा है, अब हम कैसे पता चलाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है? हम क्या उधर जाके देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, फिर देखेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्जेस है तो फिर वो कितना चार्ज हुआ, और फिर हम टाइम को देखेंगे, मतलब ये बहुत परेशान हो जाएगा ना। तो देखो ये लोग कैसे मेजर करते हैं, दो डिवाइसेस होते हैं, एक होता है एमीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। ये दोनों जो डिवाइस है ना, ये क्या करते हैं, एक सर्किट में इन्हें लगाया जाता है। मान लो इधर लगाया गया है ये एमीटर। एमीटर के लिए बीच में ए लिखते हैं और गैल्वेनोमीटर के लिए, एमीटर के लिए ऐसे और गैल्वेनोमीटर के लिए ऐसे। अब देखो यहाँ का एक साइड पॉजिटिव होगा, यहाँ का एक साइड नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक साइड पॉजिटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, सॉरी यार, ओके। और देखो बैटरी का एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव टर्मिनल, मतलब एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे साइड नेगेटिव टर्मिनल, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल तक आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, उनका ऑपोजिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोल दिया था कि प्रोटॉन्स का या फिर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनका फ्लो, उनका जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, वही को हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानते हैं। जबकि हमें बाद में उसके करीब 150 साल बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो फिर उन्होंने बोल दिया था कि प्रोटॉन्स का या फिर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस का जो फ्लो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो का
ऑपोजिट में आपको मोबाइल समझ लेंगे यार। ऑपोजिट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो यहां से यहां पर होगा, और यहां पर पॉजिटिव है तो फिर एमीटर का पॉजिटिव ही इधर होगा, और ये नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ऐसे आते हुए नेगेटिव को ज्वाइन होगा। अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता तो फिर भी सेम, यहाँ पर G लिखते एंड पॉजिटिव से पॉजिटिव एंड नेगेटिव से नेगेटिव तक की ज्वाइन करते। अब कुछ आगे देखते हैं। देखो, एमीटर जो होता है वो भी यूज होता है और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो भी यूज होता है। दोनों करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस यह है कि ये जो होता है ये बहुत ही सेंसिटिव करंट को भी मेजर कर लेता है, मतलब बहुत ही छोटा सा छोटा करंट को भी ये मेजर कर सकता है, साथ में करंट का डायरेक्शन भी दे सकता है। बट ये जो है ये छोटा करंट के लिए नहीं, बल्कि बड़ा बड़ा करंट, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो फिर ये उसे मेजर कर सकता है। ओके, ये दोनों हो गए इनका डिफरेंसेस। ओके, यहाँ ये मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, इसका जो रीडिंग होता है, रीडिंग मतलब ये जो दिखाता है, इसका जो नीडल होता है वो 0 में रहता है, इस साइड नेगेटिव होता है और इस साइड पॉजिटिव होता है। अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बस ऐसा रियल में नहीं है, अगर जो करंट का डायरेक्शन है, अगर बैटरी कुछ ऐसी लगे हुई है और करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो फिर जो गैल्वेनोमीटर होगा वो कुछ ऐसा दिखाएगी। और अगर हम बैटरी का टर्मिनल को चेंज कर लें तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, और ये क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। अब ऐसे भी हो सकता था, इस साइड में गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखाता और इस साइड में गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखाता, ऐसा भी हो सकता था। बस कैसा होता है, बट ऐसा ही होता है। अगर एक साइड का डायरेक्शन, अगर ऐसा डायरेक्शन है तो फिर वो 0 से या फिर नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में दिखाता होगा। अगर यहाँ अगर हम इस वाले डायरेक्शन को चेंज कर ले तो फिर इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर वो पहले पॉजिटिव था तो फिर अब नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव साइड में था पहले तो फिर पॉजिटिव में हो जाएगा। और अगर कुछ भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो फिर वो बीच में रुकेगा 0 के साथ। ये हो गया गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर के बारे में। अब देखो, आपको ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, या फिर डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर हम उस करंट को बोलेंगे। ओके, मैं आपको सभी नोट्स या फिर ये सब लिख के आपको मैं एक और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा, जो जिस वीडियो को मैं अपने ड्राइव में अपलोड करके आपको दे दूंगा, तो फिर उसमें पूरे नोट्स हो गए। ओके, तो अब मैं आपको 1 एम्पियर समझाता हूँ वो क्या होता है। 1 एम्पियर हम उस करंट को बोलते हैं जिस करंट में क्या होता है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है, वो भी 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो फिर हम उस करंट को बोलेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट। ओके, अब देखते हैं एक और बात। वैसे अभी मैं आपको बस उसके बारे में थोड़ा ही बोलूंगा क्योंकि शायद आपको वो अभी समझ में ना आए, और वो है एमीटर जो होता है उसे हम हमेशा सीरीज में ही लगाते हैं। वैसे आपको ये सुन के मतलब अजीब सा लगा कि सीरीज क्या है। देखो, अगर आप मेरे, नहीं आप उसको छोड़ो, बट मैं आपको थोड़ा बस बोल देता हूं। यह है एमीटर, और सीरीज मतलब एक के बाद अगर एक, इसका हेड और इसका टॉय अगर कनेक्टेड होगा तो फिर हम उसे सीरीज बोलते हैं। अभी बस इतना ही समझिए। अगर यहां पर एक बॉल है, बॉल को हम ऐसे शो करते हैं, और ये हो गया हमारा बैटरी। अब देखो,
एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस मतलब वो है कि वो कितना करंट को चार्जेस का फ्लो को वो अपोज कर रहा है। मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, मतलब ये ज्यादा अपोज नहीं करता है, तो फिर करंट जो चार्जेस का फ्लो है वो इजीली हो सकता है। ओके, ऐसा हो गया। अगर हम उसे पार्लर में लगाते तो क्या होता, ये होता एमीटर, पार्लर में कुछ ऐसा होता है। पार्लर में क्या होता है ना, करंट बस डिवाइड हो जाता है। एक वायर था, फिर वहां से दो हो गए। अब तुम्हें जैसे जंक्शन में होता है, रोड का जंक्शन में, या फिर तुम उस रोड से जाओ या फिर उस रोड से, एक ही रोड से जा सकते हो, या फिर आगे 3 रोड हो गए, वो सब पार्लर होता है। अगर एक ही रोड है, अगर तुम्हें जाने के लिए एक ही रास्ता है तो फिर वो है सीरीज कनेक्शन। अगर एक से ज्यादा रोड हो गए तो फिर वो हो गया पार्लर कनेक्शन। अब देखो यहाँ पर 1 से 2 रोड हो गई, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किए। अब देखो अगर 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं और एक रास्ता पूरा एनएस की तरफ पूरा प्लेन है, ओके, तो फिर तुम कहां से जाओगे, वो प्लेन रोड से ही जाओगे। मतलब जहां पर गड्ढा था वो क्या था, वो चार्जेस का फ्लो या फिर लोगों का फ्लो को वो अपोज कर रहा था, और जो प्लेन रोड था वो अपोज नहीं कर रहा था। ठीक वैसे ही एमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस कम है, तो फिर ये चार्जेस का फ्लो को अपोज नहीं करता। और जो ये बल्ब है ना, इन सभी के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अपोज करते हैं। तो फिर यहां से कुछ अपोज होने वाला है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां से फ्लो नहीं करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये गड्ढा है और ये जो है ये प्लेन रोड है। ओके, तो फिर लोग क्या करने लगे, एमीटर से पास करने लगे, लोग नहीं, चार्जेस क्या करने लगे, एमीटर से फ्लो करने लगे। और ये बल्ब जो था वो उतने ग्लो से, मतलब उतना अमाउंट से ग्लो नहीं किया जितना पहले ग्लो करता था, इसलिए हम उसे पार्लर में नहीं लगाते हैं। समझ गए होगे? अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो मान लो तुम इन्फिनिटी पर, ओके, तुम्हारा एक और दोस्त है जो कि है बी पोजीशन में, ओके, और यहां पर बीच में एक पोजीशन है जो कि है ए पॉइंट। यहां पर ए पॉइंट है एंड यहां पर बी पॉइंट है और यहां पर इन्फिनिटी है। अगर तुम इन्फिनिटी से रुककर एक बॉल को किक करोगे, ओके, एक बॉल को किक करके बॉल किधर गया, जाके बी पॉइंट में गिरा। बी पॉइंट में क्या है, तुम्हारा एक और दोस्त है, उसने क्या किया, फिर से बॉल को किक करके फिर से इन्फिनिटी पर पहुंचा दिया। मतलब तुम इतने मुश्किल से उसे भेजे थे, अब तुम्हारे पास वो फिर से आ गया। अब तुम बहुत टायर्ड हो चुके हो और तुम्हारे पास उतना एनर्जी नहीं है कि तुम उसे फिर से बी पॉइंट तक पहुंचा सको। अब तुम्हारा एनर्जी बहुत ही कम है, तो तुम क्या किए, उस बॉल को फिर से किक किए और वो जाके गिरा अब ए पॉइंट पे। ओके, अब देखो इस बार जो किक किए थे, जो पहली बार किक किए थे, उसके लिए मान लो अगर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमने यूज कर लिया, ओके, एक्स एनर्जी। अब दूसरे बार क्या किए, तुमने वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज किए। अब बोलो क्या x इज इक्वल टू वाई होगा, क्या ये दोनों सेम होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे। x जो होगा वो ज्यादा होगा y से, ओके, क्योंकि x के लिए तुमने ज्यादा दूर तक मतलब फेंके थे, मतलब उतने एनर्जी से बहुत ज्यादा दूर जा सकता है, और y अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो बहुत ही कम दूर तक जा सकता है, मतलब x जो है वो y से ज्यादा है। अब देखो ठीक वैसे ही चार्ज क्या होता है, चार्ज भी फ्लो करते हैं इसके अंदर। ओके, अगर यहां से यहां तक जाने के लिए उन्होंने यूज किया 10 जूल ऑफ एनर्जी, और अगर यहां से यहां तक आने के लिए उन्होंने यूज किया 5 जूल ऑफ एनर्जी। तो फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 10 - 5, मतलब 5 वोल्ट। यह होगा। वोल्ट क्या है, वोल्ट जो है वो एलेक्सेंड्रो वोल्टा, वो भी एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में हमने वोल्टेज जो था, पोटेंशियल डिफरेंस जो था, उसका यूनिट हमने वोल्ट दे दिया है।
वैसे हम वोल्ट का जो मतलब वोल्टेज जो है इसका ऐसा यूनिट के बारे में थोड़े आगे देखेंगे। अब बस कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ 5 जूल होगा। ओके, पहले ये बात समझ गए। अब देखो अगर इसके लिए ये दोनों तो हो गए, मतलब इसके लिए मान लो पहली बार x, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा कुछ x माइनस वाई। ओके, और पहली बार जो किए थे वो होगा सिर्फ वो तुम्हारा पहला से एनर्जी होगा और ये भी एनर्जी होगा, और इन दोनों का डिफरेंस होगा एनर्जी का डिफरेंस और डेल्टा एनर्जी होता है। बस वो छोड़ो। अब यहां पर देखो ठीक कुछ ऐसा ही होगा। ये होगा पहले पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों ए पॉइंट एंड बी, और ठीक वैसे ही यहां तक एक और, ये मान लो सी है, तो भाई सी पॉइंट में कुछ अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा और ए पॉइंट में वहां पर भी अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन इनका जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके, अब देखो आपको मैं बोलता हूं कि बैटरी जो होता है वो कैसे काम करता है। सॉरी, देखो मान लो ये एक बैटरी है। ओके, तो फिर तुमने कभी स्लोप से गिरे होगे, तो फिर जब तुम नीचे आते हो तब तुम नीचे तो इजीली आ जाते हो ग्रेविटी के वजह से। ओके, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हें ऊपर से नीचे खींचता है। देखो अगर तुम यहां से कुछ ऐसे आते हो, ओके, ओके, मान लो अगर तुम ये हो, ओके, पहले पोजीशन तुम यहां पर थे, तो फिर तुम्हारे पास देखो तुम्हारा हाइट बहुत ज्यादा है, और तुम्हारे पास हाइट ज्यादा है तो फिर वहां पर तुम्हारे पास कौन सा एनर्जी होगा, तुम्हारे पास पहले से एक एनर्जी स्टोर होके रहता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। वैसे यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इस सबसे टॉप पॉइंट पर तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो फिर मान लो ये है हाई पोटेंशियल, और देखो तुमने क्या किया, नीचे खिसकते हुए आना स्टार्ट कर लिया। अगर मान लो यहाँ पर जो सरफेस था वो ज्यादा रॉक था, तो क्या होगा, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगा, तुम्हारा स्पीड जो पहले जो 0 था वहां से कुछ स्पीड होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, और क्या होगा, रॉक सरफेस है तो फिर कुछ फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या रिलीज होगा, हीट, तो फिर और एक क्या हुआ, और एक हो गया हीट एनर्जी। ये दोनों रिलीज हुए, और ये दोनों कहां से बनते हैं, ये दोनों बन गए हाई पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल एनर्जी था, ये पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों एनर्जी को ट्रांसफॉर्म हो गए। अगर मान लो रॉक सरफेस नहीं होता तो ओनली काइनेटिक एनर्जी होता। जब तुम पूरा नीचे आ गए तब क्या होगा, तब तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा। वैसे पोटेंशियल एनर्जी तो कभी भी 0 नहीं होता है, मान लो वैसे फॉर्मूला के हिसाब से तो 0 ही हो जाएगा। ओके, वैसे नेग्लिजिबल बहुत ही कम होगा। ओके, तो फिर तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सबसे लो होगा, मान लो ये है लो पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तुम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक इजीली आ जाते हो ग्रेविटी की वजह से, लेकिन तुम लो पोटेंशियल से फिर से हाई पोटेंशियल की ओर कैसे जाओगे, तुम्हें सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, या फिर तुम्हें एनर्जी चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी एनर्जी नहीं होगा तो फिर तुम ऊपर नहीं जा सकते। ठीक वैसे ही यहां पर होता है। तो यहां पे क्या होता है कि मान लो ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो बैटरी को हम कैसे शो करते थे, पहले बैटरी को हम ऐसे शो करते थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता था। ठीक वैसे है यहाँ पर भी, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होगा, यहां से ऐसे होगा कुछ, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहां से होगा, वो कुछ ऐसे होगा। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो ऐसे फ्लो करते हुए इजीली यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, फिर इतने तक आ जाएंगे। ओके, इस पॉइंट तक आ जाएंगे। अब तुम बोलोगे इतने तक कैसे आ जाएंगे, मतलब कहीं
फ्री में मिल रहा है क्या फोर्सेस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं साथ में, ये जो होता है ना ये नेगेटिव चार्जेस, ये जो मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये हो गए लाइक चार्ज, और लाइक चार्ज आपस में रिपल करते हैं, तो फिर यहाँ पर रिपल्सिव होगा एंड यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा। तो फिर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से धक्का खा के बाहर आएंगे और यहाँ पर वेलकम किए जाएंगे। ओके, अब तो यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है और ये यहाँ तक पहुंच भी गए। अब यहां से उन्हें सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाना है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल उसे वेलकम कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल उसे किक मार रहा है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाना है। अब ये कैसे होगा, जैसे तुम ग्रेविटी के अपोजिट में सीढ़ी चढ़ने वाले थे, ठीक वैसे अगर तुम्हारे पास कुछ एनर्जी नहीं है तो फिर कोई लोग अगर तुम्हें हेल्प करेगा तभी तुम ऊपर जा सकोगे, फिर ऊपर जाने के बाद तो तुम इजीली नीचे आ जाओगे यार। ठीक वैसे यहाँ पर क्या होगा, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और वही केमिकल्स क्या करते हैं, उसे हेल्प करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने के लिए। अब ये हो गया हमारा बैटरी की कहानी। अब देखते हैं इसका ऐसा यूनिट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, देखो। और इसे वार्डन के टर्म्स में भी समझते हैं। हमने अभी क्या देखा था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है बैटरी के द्वारा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इजीली आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से। अगर मान लो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर एक कूलम के लिए 5 जूल ऑफ वार्डन हो रहा है वहां पर, मतलब 5 जूल एनर्जी यूज होता है एक कूलम को फ्लो कराने के लिए। अगर इस पॉइंट के इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करने के लिए अगर हमें 5 जूल्स ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ रही है तो फिर वो होगा 5 वोल्ट, या फिर हम उसे ऐसा भी कर सकते हैं 5 जूल पर कूलम, पर 1 कूलम। ओके, तो फिर हमारे ये जो क्या बन गया, ये एंड ये दोनों सेम है, मतलब 5 जूल्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो फिर यहां पर क्या हो गया, जो वोल्ट है वो हो गया जूल्स पर सेकेंड। तो फिर हमारा जो वोल्ट है वो है जूल्स पर सेकेंड, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है वो होता है जूल्स पर सेकेंड। और एलिसेंट्रो वोल्टा उनके ऑनर में हम इनको वोल्ट मानते हैं, इसको हम वोल्ट मानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने एमीटर या फिर गाल्वेनोमीटर को यूज करते थे, ठीक वैसे ही हम यहाँ पर वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। वोल्ट मीटर को यूज करके हम क्या करते हैं, वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और ये जो वोल्टेज होता है, वोल्ट मीटर होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो फिर इसे हम अगर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसे सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, ये प्लेन रोड को मतलब खराब कर लेगा। ओके, आप ऐसे समझो, ये प्लेन रोड को बहुत ही खराब कर लेगा। अगर प्लेन रोड खराब हो गया तो भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले हैं, मतलब आएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन जाने था उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बट क्या होगा ना, उनका रेट ऑफ फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। मतलब पर सेकंड अगर पहले 100 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे थे, तो फिर इसके वजह से अगर ये वोल्ट मीटर लग गया तो फिर 100 कूलम से 50 कूलम हो जाएंगे, तो फिर करंट जो है वो कम हो जाएगा और ये बल्ब सही से ग्लो नहीं करेगा। इसलिए हम इसे सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में लगाते हैं। और पैरेलल मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपको मैंने बताया था। ठीक वैसे ही अगर ये पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव को कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो फिर ये हो गया वोल्ट के बारे में। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज, दोनों को इंटरलिंक करते हैं, दोनों को इंटरलिंक करके समझते हैं। देखो वोल्टेज क्या है, एक कूलम के लिए कितना जूल्स ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं।
अगर हम ज्यादा वोल्टेज को यूज करेंगे, मतलब 1 कूलम के लिए हम अगर पहले 10 कूलम ऑफ चार्ज यूज करते थे और अगर हम अभी 20 कूलम यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेगा। ओके, अगर जल्दी जल्दी मूव किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी तेज हो जाएगा। तो फिर हमें यहां से क्या पता चला, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ओके, ये तो तुम समझ गए। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तुमने ये भी जाना होगा, अगर पोटेंशियल कोई भी दो चीज अगर प्रोपोर्शनलिटी में है तो फिर हम वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ठीक वैसे हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम V से डिनोट करते हैं। V मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू, जैसा हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को Q से डिनोट करते थे ऐसे ही करंट को हम I से डिनोट करते हैं, और वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। तो फिर V इज इक्वल टू कांस्टेंट K मल्टीप्लाई और करंट। ओके, करंट के लिए हम I, तो फिर V इज इक्वल टू K इंटू I। तो फिर ये K क्या होगा, K होता है रेजिस्टेंस। ये हमारा नया टर्म है जो रेजिस्टेंस। वैसे इसे मैं ब्रीफली पहले थोड़ा बोल दिया था कि ये कितना एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, एक मटेरियल का। ओके, और वो कितना चार्जेस का फ्लो को अपोज कर सके, ये होता है रेजिस्टेंस। तो फिर इस K के बदले में यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, और ये हो गया RI। और ये जो थे ये ओम्स के द्वारा ये बताया गया था, इसीलिए हम इसे ओम्स लॉ बोलते हैं। B इज इक्वल्स टू IR, B इज इक्वल्स टू IR, ये हो गया ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस के बारे में और भी कुछ देखते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस तो ये है, तो फिर रेजिस्टेंस का भी क्या फॉर्मूला होगा, या फिर ये रेजिस्टेंस जो है ये कैसे चेंज हो सकता है। देखो, रेजिस्टेंस हमें ये फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू IR। तो फिर हम क्या करेंगे, R को पहले निकालेंगे, तो फिर R क्या आएगा, V बाई I। तो फिर हमें यहां से क्या मिलता है कि हम ये भी कहना चाहिए कि अगर हमें R को बढ़ाना है किसी भी सर्किट के अंदर, हमें अगर R को बढ़ाना है तो फिर हम V को बढ़ा सकते हैं या फिर I को घटा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है? मतलब लगना चाहिए, अगर आपको आगे की बातें पता ना हो तो। देखो, हमने पहले क्या देखा, R जो वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो फिर ये चेंज नहीं होने वाला है। अगर तुमने R इज इक्वल टू V बाई I रख के V को डबल कर लिए, मतलब इंटू 2 कर लिए, तो फिर तुम क्या कहते हो, यहां पर भी इंटू 2 हो जाएगा। ओके, अगर ऐसा होता है तो इक्वेशन सही है, बट ऐसे भी तो हो सकता है यार, बाई 2 इंटू 2, I भी डबल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो फिर ऐसे ही होता है, अगर V बढ़ गया है तो फिर I भी बढ़ जाता है दुगना, अगर V डबल हुआ तो I भी डबल हो जाता है, और ये जो R है ये कांस्टेंट रहता है। तो फिर यहां से तुम्हें क्या मिला, V जितना बढ़ता है I उतना ही बढ़ता है। तो फिर VI ग्राफ अगर तुम निकालोगे, मतलब ये V और ये जो है I, अगर ये 2 है, अगर ये 2, ये 1, अगर ये 4, ये 2, ये 6 एंड ये 3, अगर यहां पर एक पॉइंट है तो फिर यहां पर होगा एंड यहां पर होगा, मतलब ये जो है स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, VI ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन शो करता है। बस ये ओमिक कंडक्टर के लिए है, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, ओके, ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल क्या है, ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है मेटल। ओके, मेटल्स। वैसे और कुछ कंडक्टर्स भी हैं जो कि ओमिक कंडक्टर नहीं है, मतलब वहां पर क्या होता है, VI ग्राफ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ये कुछ ऐसे मतलब जिगजैग होके ऐसे रहता है। और ये क्या होता है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। इनका एग्जांपल क्या है, घर में जो LED बल्ब लगा होता है वो होता है इनका एग्जांपल, साथ में सेमीकंडक्टर्स। वैसे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर हाँ देखो, यहां पर मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। ओके, और कुछ एलॉय है, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है क्या, जैसे नाइक्रोम हो गया। ओके,
नाइट्रोन वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आगे के वीडियो में जो एक्स्ट्रा मैं बताने वाला हूं उसमें इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। ओके, तो अब देखते हैं, हमने भी क्या देखा, दो फैक्टर को देखा, V एंड I। ओके, और VI ग्राफ भी थोड़ा देखा, और ये जो दोनों फैक्टर देखा, ये दोनों फैक्टर जो हैं ये रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, इतना अभी हमें पता चला है। ओके, तो फिर हम जो भी R है उसे हम कैसे चेंज करेंगे यार। देखो, ये कुछ इंटरनल फैक्टर से डिपेंड करता है, जैसे इसका लेंथ हो गया, एरिया हो गया, और जो मटेरियल हम यूज करते हैं, किस मटेरियल हमको यूज कर रहे हैं, या फिर कॉपर यूज कर रहे हैं, या फिर मतलब सिल्वर, गोल्ड, या फिर हम क्या यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेंथ में कैसे डिपेंड करता है, तुम एक एनालिसिस लो, मतलब खुद को या फिर पानी को ऐसे देखो। अगर तुम क्या कर रहे हो, एक बहुत ही लंबा पाइप लिए हो और तुम वहां से पानी को फ्लो करवा रहे हो। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर तुम्हें पानी को लेना है, अगर बहुत ज्यादा लंबा पाइप होगा, करीब 1 किलोमीटर का अगर पाइप है, और तुम फाइनल पोजीशन पे वेट कर रहे हो, और तुम्हारा दोस्त जो है वो इनिशियल पोजीशन में है और वो पानी को फ्लो करवा रहा है, तो फिर तुम कितने टाइम तक वेट करो, मतलब ज्यादा टाइम तो वेट तुम्हें करना ही पड़ेगा 1 किलोमीटर तक आने के लिए। अगर वो पाइप छोटा होता, मान लो ये बोतल है, अब तुम देखो सब जो पानी है वो अभी यहाँ पर है, अभी मैं ऐसे ही करता हूं तो सभी पानी यहाँ पर आ जाता है, मतलब यहाँ पर जो लेंथ कम है। ओके, लेंथ कम है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पानी का फ्लो है, मतलब पानी का जो करंट है वो इजीली फाइनल पोजीशन की तरफ पहुंच जा रहा है। ठीक वैसे ही अगर लेंथ ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उनका जो फ्लो होगा वो स्लो हो जाएगा, मतलब फ्लो तो स्लो नहीं होगा, मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, चार्जेस का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। अगर चार्जेस का फ्लो स्लो हो जाता है तो फिर देखो हमने अभी क्या देखा था, B = IR, और यहां पर हमें मिला था जो I होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के साथ। ओके, देखो क्योंकि R तो मान लो इधर है, देखो यहां पर क्या होगा, अगर तुम यहां पर इंटू 2 करते हो तो फिर इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, मैं आपको इससे सही से और ओके, अगर मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है, तो फिर यहां पर जो R है, यहां पर भी ऐसे R होगा एंड ये R होगा। ये सब जो है ये रेजिस्टेंस है। ओके, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर का जो वैल्यू होता है। अब देखो ये जो रेजिस्टर है ना, ये बहुत ही कांस्टेंट रहता है, मतलब हमेशा सेम रहता है। अगर तुम V को बढ़ाते हो तो I ही बढ़ता है, अगर तुम यहां पर रेजिस्टेंस को बढ़ा लोगे तो क्या होगा, I कम हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस आखिर है क्या, वो कितना अपोज कर रहा है, अगर वो ज्यादा अपोज करेगा तो चार्जेस का भी फ्लो तो कम ही हो जाएगा ना। अगर चार्जेस कम फ्लो करता है तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर यहां पर चार्जेस, रेजिस्टेंस जो है वो अपोज करता है करंट को, अपोज करता है करंट को। अगर करंट को ये ज्यादा अपोज कर रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर करंट को ज्यादा अपोज करे तो और क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है वो पर यूनिट टाइम में कम फ्लो होगा, और यहां पर कम फ्लो हो रहा है, इसीलिए यहां पर करंट जो है वो कम है, और करंट कम है तो क्या ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। सिमिलरली अगर तुम जो भी पाइप लोगे, अगर तुम उसे ज्यादा मोटा लोगे, अगर ज्यादा एरिया का लोगे तो क्या होगा, अगर तुम पानी छोड़ते हो तो फिर सभी पानी इजीली आ जाएगा। अगर तुम बहुत ही पतला लोगे और उधर से एक बाल्टी अगर पानी छोड़ोगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा उसे जाने के लिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे। या फिर एक क्रॉस सेक्शन लो, अगर मान लो ये एक पाइप है और यहां पर एक क्रॉस सेक्शन लेते हो, तो फिर यहां पर एक क्रॉस सेक्शन में
अगर ये क्रॉस सेक्शन है, ओके, इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम कितना पानी फ्लो करेगा, बहुत ही कम। अगर तुम इसे लोगे तो क्या होगा, इसका एरिया बहुत ज्यादा है। अगर तुम ये वाला क्रॉस सेक्शन लोगे तो यहाँ पर यूनिट टाइम बहुत सारे पानी फ्लो करने वाले हैं। तो फिर अगर एरिया बढ़ता है तो चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ता है तो चार्जेस का फ्लो भी बढ़ जाएगा। अगर चार्जेस बढ़ता है तो फिर करंट भी बढ़ेगा, मतलब चार्जेस का फ्लो बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ता है तो आर जो है वो घटेगा। तो फिर जो आर है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया, या फिर आर जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। और मटेरियल मतलब ये क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट, और जो ये मटेरियल है ना, ये लेंथ या फिर एरिया पे डिपेंड नहीं करते। मान लो तुमने एक कॉपर का वायर लिया, एक और कॉपर का वायर लिया, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, और ये जो एरिया अगर अलग है और लेंथ अलग है तो फिर रेजिस्टेंस अलग होगा, मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगा। ओके, कॉपर का जो रेजिस्टिविटी वो होता है 1.68 इंटू 10⁻⁻8। ओके, मतलब ये बहुत ही कम है, 1.68 इंटू 10⁻⁻8। और अगर तुम एक इंसुलेटर लो, जैसे रबर हो गया, तो फिर उसका क्या होता है 10⁻13 से 10⁻16 तक होता है। इसका जो रेजिस्टिविटी होता है ये इतना ज्यादा है और इसका इतना कम है। ये दोनों का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है यार। अब देखते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट या फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट। ओके, देखो हमने भी क्या देखा, रेजिस्टिविटी मतलब एक मेटल नहीं, एक एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट के पास कितना पावर है कि वो कितना चार्जेस का फ्लो को अपोज कर सके। ओके, तो फिर अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो वो एलिमेंट ज्यादा अपोज कर सकेगा चार्जेस का फ्लो को। अगर ज्यादा अपोज कर रहा है तो फिर वो रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो फिर रेजिस्टिविटी जो है या फिर रो जो है, रो को हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ओके, रो जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी से, या फिर रेजिस्टिविटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रो से, और रेजिस्टिविटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, और रेजिस्टिविटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया से। तो फिर हम इन तीनों को मिला के R इज इक्वल्स टू रो L/A लिख सकते हैं। अब देखो रो का जो यूनिट है या फिर ऐसा यूनिट जो है वो होता है ओम, और रेजिस्टेंस को जो मेजर करता है जो डिवाइस वो होता है ओम मीटर। जैसे वो वोल्ट मीटर, जैसे वो एम मीटर, गाल्वानोमीटर, वैसे ये ओम मीटर। और ये जो ओम है ये भी वो एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में दिया गया है, इसका नाम है ओम। ओके, इसका ऐसा यूनिट। तो भी यहाँ पर रो का ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो इस फॉर्मूला को अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए को इधर ले जाओगे और एल को नीचे ले आओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, रो इज इक्वल्स टू RA/L। R मतलब ओम, A मतलब मीटर स्क्वायर एंड L मतलब मीटर। मीटर एंड ए स्क्वायर कट, और फिर हमें मिलेगा ओम मीटर। ये हो गया ओम मीटर। रो मतलब ओम मीटर, उसका जो ऐसा यूनिट है वो है ओम मीटर। तो फिर कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो होता है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो फिर यहां हो गया हमारा फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पहला हो गया हमारा रेजिस्टिविटी, और क्या इफेक्ट करता है, मतलब रेजिस्टिविटी मतलब हम कौन सा एलिमेंट का मटेरियल यूज कर रहे हैं, और जो एलॉय होते हैं मतलब कंडक्टर्स का मेटल्स का रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी वो बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। ओके, और इनसे ज्यादा होता है एलॉयस का, और एलॉयस से भी ज्यादा होता है ग्लास, रबर्स, ये सब का। ओके, मेटल्स का रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होता है एलॉय का, उनसे मेटल का रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है, और एलॉयस का उनसे ज्यादा होता है।
और कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी मतलब 1 by रेजिस्टिविटी, मतलब मेटल्स का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है और एलॉय का उनसे कम। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं कुछ और, जैसे सीरीज एंड पैरेलल देखते हैं, मतलब सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। देखो ये रेजिस्टेंस है। ओके, रजिस्टर को हम ऐसे शो करते हैं, और एक रजिस्टर भी है, वो है ऐसे, ये होता है वेरिएबल रजिस्टर। मतलब अगर इसका अगर रेजिस्टेंस है, अगर वो है मान लो 5 ओम, ओके, तो फिर हम इसे चेंज कैसे करेंगे? मतलब नहीं हो सकता है ना, या फिर इसका लेंथ चेंज करो, या फिर एरिया चेंज करो, या फिर मटेरियल ही बदलो। इतना सारा काम करने के बाद ये 5 ओम का जो रेजिस्टर है वो चेंज होगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, और अलग अलग रेजिस्टर लगा के इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत काम हो गया ना यार। हम क्या करते हैं, ऐसे रेजिस्टर को यूज करते हैं, और ये होता है रियोसेट। ये क्या करता है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, हम जब चाहे इसका जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसे हम चेंज कर सकते हैं, और सर्किट में हम इसे ऐसे शो करते हैं, जबकि नॉर्मल रेजिस्टर को ऐसे शो करते हैं। अब देखते हैं ये जो रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, और अभी मैं बना रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ये है R1 एंड ये है R2। मान लो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, मतलब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V है। मतलब यहां पर अगर V है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा 0। अगर मान लो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट, तो फिर इस पॉइंट में अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो फिर इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी 1 होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 बनेगा। तो मान लो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 9, दिखाई नहीं देखो शायद। ओके, अगर ये 9 है और ये 0 है, ओके, इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी 9 है और इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सिमिलरली वैसे ही इस पॉइंट में 9 है एंड इस पॉइंट में 0 है, और ये R1 है और ये R2 है। इतना क्लियर है? ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं पहले बोल देता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर का जो मतलब अरेंजमेंट होता है वो हेड टू टॉय होता है। मतलब इसका हेड ऐसे कनेक्ट है इसके टॉय के साथ, और इसका हेड इसका टॉय के साथ, ऐसे ही इसका टॉय इसका हेड के साथ। सिमिलरली यहां पर क्या है, हेड टू हेड कनेक्शन होता है, मतलब इसका हेड उसका हेड के साथ कनेक्टेड होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, पहले करंट को देखते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट का पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव करंट निकलता है, मतलब पॉजिटिव से करंट निकलता है, और मान लो इस रेजिस्टर से आई करंट फ्लो किया है, तो फिर बाहर कितना निकलेगा, सेम आई करंट ही बाहर निकलेगा। ओके, बाहर निकला सेम आई करंट। अब ये क्या हुआ, यहां पर भी कितना करंट इस रेजिस्टर के क्रॉस जाएगा, सेम 1 आई करंट, एंड बाहर कितना निकलेगा, आई करंट। तो फिर इसके थ्रू जितना करंट जाता है इसके थ्रू भी सेम करंट जाता है, तो फिर सीरीज कनेक्शन में करंट जो है वह सेम होता है। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यार हमें अभी क्या पता चला, हमें अभी पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम होता है, और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हेड टू टेल कनेक्टेड होते हैं। अब देखते हैं करंट सेम होता है, याद रखना सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। मान लो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 9 और यहां पर है 0, और यहां पर 9 है तो यहां पर कितना होगा, 9 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है यार, क्योंकि यहां से यहां तक तो वो अकेले खुद से चला जाएगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी ही बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है। ओके, यहां से यहां तक वो इजीली खुद से जा सकता है, यहां से यहां तक वो खुद से चला गया,
यहाँ पर उसके पास 9 पोटेंशियल एनर्जी था, अभी भी इसके पास 9 पोटेंशियल एनर्जी है, वो कुछ भी यूज नहीं किया है। बट जब इस रेजिस्टर को पास करके जाएगा तब उसका कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा या फिर यूज हो जाएगा। अगर मान लो यहां तक आने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया x, ओके, फिर यहां से यहां तक जाने के लिए सेम x ही रहेगा। तो फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 9 माइनस एक्स। ओके, अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो फिर यहां पर भी 0 ही होगा। तो फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? x माइनस 0 मतलब x। तो फिर क्या 9 माइनस एक्स और x इक्वल है? नहीं। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज जो होता है वो सेम नहीं होगा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर करंट अगर I निकलता है, ओके, यहां तक I आया, अब कुछ करंट यहां से निकला या फिर कुछ चार्ज यहां से निकला और कुछ चार्ज यहां से निकला, तो फिर इन दोनों में करंट जो है वो सेम नहीं है। ओके, ये छोड़ो, सेम नहीं है करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। मान लो यहाँ पर 9, मान लो नहीं, यहाँ पर तो 9 नहीं है, अब यहाँ पर 9 है तो फिर यहां पर भी 9 होगा। अब यहां पर 9 है तो यहां पर भी 9 ही होगा, और यहां पर 9 है तो यहां पर भी 9 ही होगा, क्योंकि वायर में कोई एनर्जी यूज नहीं होता है। सिमिलरली अगर यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0, एंड यहां पर 0 तो फिर इस वायर में भी 0 ही होगा और यहां पर भी 0 ही होगा। तो फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 9 माइनस 0 मतलब 9, और यहां पर क्या है? सेम 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो फिर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है या फिर जो V है वो सेम होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर इतने सारे रेजिस्टर हैं तो हमें तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना पड़ेगा ना। या फिर देखो, अभी यहाँ पर एक लाइट लगा है, यहाँ पर एक फैन लगा है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो फिर अगर हमें I निकालना पड़ेगा तो फिर V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला में हमें कुछ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पुट करना पड़ेगा IR के जगह पर। तो फिर क्या हम इसको ऐसे कब इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखते हैं। यहां पर मान लो यहां पर जो V1 है, यहां पर V तो डिफरेंट है, ओके, V सेम नहीं है, वोल्टेज सेम नहीं है। मान लो यहां पर जो वोल्टेज है वो है V1, हाँ V1, और यहां पर है V2। अब देखो यहां पर करंट क्या है? यहां पर करंट है I और यहां पर भी करंट है I। अब देखो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों को ऐड करने से हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा। हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे V मानते हैं। ओके, V, तो फिर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब आगे क्या है? V1 मतलब क्या? V1 इज इक्वल टू, ओम्स लॉ को पुट करो, V1 इज इक्वल टू उधर का करंट इंटू उधर जितना रेजिस्टर है। तो फिर उधर करंट है I और जो रेजिस्टर है मतलब रेजिस्टेंस है वो है R1। तो फिर V1 इक्वल टू IR1 और V2 इज इक्वल टू IR2। तो फिर V1 एंड V2 के जगह पर ये दोनों पुट कर लो तो हमें मिलेगा, ओके वो छोड़ो, पहले V क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू जो भी R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट इंटू I। ये करने से हमारा V मिल जाएगा। तो फिर V के जगह पर इसे पुट करो एंड V1 के जगह पर इसे एंड V2 के जगह पर इसे। तो फिर हमें फाइनल फॉर्मूला या फिर फाइनल इक्वेशन जो मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, IRE इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। अब यहां पर I को कॉमन निकालो, R1 प्लस R2, और यहां पर क्या होगा? IR इक्विवेलेंट और I एंड I कॉट, और हमें मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, ये हमारा पहला फाइनल आंसर है। अगर मान लो यहां पर एक और रेजिस्टेंस होता, R3 होता, तो यहां पर इक्विवेलेंट क्या होता? प्लस R3। ओके, ऐसा हो गया R इक्विवेलेंट इन सीरीज, उसका डेरिवेशन। अब देखते हैं पैरेलल में क्या डेरिवेशन होता है। ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल इन दोनों फॉर्मूले से ही सॉल्व होने वाले हैं, बहुत सारे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो फिर आर इन सीरीज, मतलब रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगाते हैं तब उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। ओके, अब पालन में देखते हैं। अब देखते हैं यहां पर I मानते हैं I1 है। अरे यार बहुत घिसा पिट्टी होके यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर I1 है और यहाँ पर I2 है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट, नहीं यहाँ पर V ही मानते हैं। ओके, यहाँ पर I1 करंट है एंड यहाँ पर I2 करंट है। और हमें क्या पता है, देखो यहाँ पर जो करंट था वो था I और ये I ही ये दोनों में डिवाइड हो गया है, मतलब हम ये कह सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I। और देखो I1 इधर क्या होगा, I1 इधर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V है एंड यहाँ पर भी V है और यहाँ पर रेजिस्टर जो है वो है R1 एंड यहाँ पर R2। तो यहाँ पर I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल्स टू उधर जितना V है डिवाइडेड बाय, मतलब उसका रेशियो किसके साथ में, R1 के साथ में, उधर जितना रेजिस्टेंस है। तो फिर ये हो जाएगा V इज इक्वल्स I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1 और I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2। सिमिलरली यहाँ पर I क्या होगा, पूरा इक्विवेलेंट जो मतलब टोटल जो I है वो क्या होगा, I होगा कुछ V बाई R इक्विवेलेंट। अब देखो I के जगह पर इसे पुट करो, I1 के जगह पर इसे एंड I2 के जगह पर इसे, तो तुम्हें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, वो कुछ ऐसा होगा। वो कुछ ऐसा होगा, V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। अब तुम यहाँ पर बाई V कर लो एंड यहाँ पर भी बाई V कर लोगे, तो फिर ये V एंड ये सभी भी ऊपर के कट हो जाएंगे एंड यहाँ पर 1 रहेगा एंड ये भी और ये भी कट हो जाएगा और तुम्हें फाइनल में ये इक्वेशन मिलने वाला है। 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे सो ऑन आगे चलता रहेगा। अगर यहाँ पर एक और होता तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होता वो होता 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ओके, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखते हैं। आपने तो रेजिस्टर के बारे में जान लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, पर इसका लॉजिकल क्या है यार, मतलब रेजिस्टेंस वो अपोज करता क्यों है, कैसे करता है। वैसे देखो, अगर ये वायर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यहाँ पर एटम्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ तो कोलिजन करेंगे ही और उसी कोलिजन के वजह से क्या होता है, उस कोलिजन के वजह से क्या होता है ना, उस कोलिजन के वजह से हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेटेड कैसे होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के वजह से हीट जनरेट होता है और जो फ्रिक्शन होता है इसी के वजह से उनका जो स्पीड है वो भी कम हो जाता है और स्पीड कम होने के बाद, तो स्पीड कम हो गया मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो भी कम हो जाएगा। अगर वो कम हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका भी वैल्यू कम हो जाता है, तो इसी की वजह से रेजिस्टेंस होता है। अब देखो इसी के वजह से हीट भी जनरेट हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, मतलब हीट जो जनरेट हो रहा है वो भी रेजिस्टेंस के साथ इक्वल जैसा ही है। तो भी यहाँ पर क्या होता है, जूल्स जो थे वो उन्होंने क्या बोले, जो हीट होता है, ओके, जो हीट होता है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, आई स्क्वायर के साथ। आई स्क्वायर के साथ मतलब आई स्क्वायर जो होता है वो हीट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आई जो था वो हीट के साथ प्रोपोर्शनल था। कैसे था, अगर आई क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, अगर ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ज्यादा कोलिजन होगा उनके बीच में, ओके, तो इसलिए आई स्क्वायर जो था वो हीट के साथ प्रोपोर्शनल था। और क्या था, ये भी था, मतलब आर भी जो था, रेजिस्टेंस भी जो था वो भी एच के साथ प्रोपोर्शनल था। अभी तो बता नहीं दिया मैंने। अब जो था हीट जो था वो टाइम के साथ भी प्रोपोर्शनल था। अगर ज्यादा टाइम तक अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो फिर उनका जो कोलिजन होगा उसका चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, ये 3 फैक्टर हो गए
I is proportional to H is proportional to I square and H is proportional to R and H is proportional to T। तो फिर इन तीनों को वो ऐड करके क्या बना लिया, H is equals to I square R T। ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इन तीनों को यूज करके हम हीटिंग इफेक्ट को यूज करके इसका बहुत सारे प्रिंसिपल, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सॉरी इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक वॉल्व हो गया, ये सब हम इसी प्रिंसिपल को यूज करके बनाते हैं, इस फॉर्मूला को बेसिकली। ओके, वैसे इसका एक और फॉर्मूला भी होता है VIT। वैसे इसका बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। ओके, यहाँ पर तुम पहले इसका जो सिंपल जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है W इज इक्वल्स टू, देखो पहले जो फॉर्मूला है वो होता है W/Q और तुम इसको कर सकते हो VQ। ओके, अब यहाँ पर क्या है, Q को तुम IT लिख सकते हो, VIT हो गया। ओके, अब तुम यहाँ पर V को IR भी लिख सकते हो, I² IT हो गया, मतलब I² RT हो गया। ओके, तुम यहाँ पर और क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, इसको V के जगह पर V ही रखोगे एंड I के जगह पर V/R कर लोगे। ये भी एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है, ये एक और फॉर्मूला है। ये तीन अलग अलग इसके फॉर्मूला है, और भी ज्यादा फॉर्मूला तुम खुद से भी बना सकते हो। और ये जो है ये इसका पहला फॉर्मूला है। ओके, इसको ही बेस में रख के हम ये सब बनाते हैं। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो है, मतलब हीट क्या है, वो एक एनर्जी है। एनर्जी मतलब हम वाट में बोलते हैं। तो फिर हम इस चैप्टर में पहले से एक फॉर्मूला देखेंगे जो है वोल्टेज इक्वल्स टू वाट डन पर यूनिट चार्ज। तो फिर इस वाट डन का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, V इंटू क्यू। और V इंटू क्यू को हम Q को IT कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू क्यू, क्या होता है Q/T। तो फिर Q इज इक्वल्स टू IT। ओके, ऐसे हम Q के जगह पर IT लिख लिए और V के जगह पर IR कैसे लिखे, ओम्स लॉ। ओके, सिमिलरली वैसे ही I के जगह पर हम VR कैसे लिखे, वही ओम्स लॉ का यूज करके V², क्या होता है V² T/R, और एक होता है I² RT और एक होता है VIT। ये तीन जो है, ये तीन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मतलब हीट का जो है उसका फॉर्मूला ये तीन है। लेकिन हम इसे यूज करके इलेक्ट्रिक बॉल्ब या फिर फ्यूज ये सब बनाते हैं। ये कैसे होता है, मतलब पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक बॉल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बॉल्ब जो होता है ना, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो बनता है टंगस्टन से। टंगस्टन से क्यों बनता है, थोड़ी बाद हम इसे सही से देखेंगे। पहले देखते हैं हम इसे, ये इसे कैसे यूज करता है। मतलब हीट, उधर हीट क्या काम आता है, उधर तो लाइट आता है ना, हमें हीट की क्या जरूरत है। आखिर वो जो है ना, वो लाइट तो प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हीट ही प्रोड्यूस करता है। और वहां पर क्या होता है ना, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो भी क्या होता है, एनर्जी हीट एनर्जी से वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होता है। लेकिन हम पहले क्या बनाते हैं, इनिशियली हम हीट को ही बनाते हैं, क्योंकि हम हीट को बनाने के बाद वो लाइट एनर्जी से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होता है। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा हीट बस प्रोड्यूस करना है। ज्यादा हीट कैसे प्रोड्यूस होगा, I को बढ़ाना पड़ेगा, R को बढ़ाना पड़ेगा, T को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, वैसे हम तो ये जानते हैं कि हम जितना T को बढ़ाते हैं, मतलब टाइम हम जितना देर तक उसे ऑन करके रखेंगे वो उतना टाइम तक मतलब ज्यादा वो हीट, मतलब ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। और I तो हमें मतलब एक ही कांस्टेंट I हमें मिलता है, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जिसकी वजह से कांस्टेंट हमें I मिलता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उससे अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे। सबके घर को तो सेम ही आता है। वैसे टाइम, जितना टाइम तक हम उसे यूज करेंगे उतना ज्यादा वो हीट जनरेट होगा। तो फिर क्या हम उसे अगर अभी चाहिए तो फिर 10 घंटा पहले उसे ऑन करके रखेंगे क्या। तो फिर हम क्या करेंगे, ज्यादा अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए उसका रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ρL/A। तो फिर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमें लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और जो एरिया है उसे घटाना पड़ेगा, मतलब एरिया को घटाने के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाने के लिए हम उसे थीन बनाना पड़ेगा एंड लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, लेंथ को बढ़ा के उसको थीन करना पड़ेगा। लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं लेकिन उसे कॉइल कर लेते हैं। ओके, कॉइल कर लेते हैं, कॉइल्ड। वैसे जो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा लंबा होता है और वो कॉइल होके इतने जगह पे वो फिट हो जाता है और वो ना बहुत ही थीन होता है। ओके, इन दोनों की वजह से क्या होता है, इसका जो R है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम स्विच को ऑन करते हैं, वो हीट हो जाता है और हीट होते ही वो क्या करता है, वो हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है।
ओके, इतना तो समझ गए। अब देखते हैं वो टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा है, 3384 या फिर 80 के पास तक। ओके, अराउंड इतना ज्यादा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए वो क्या होता है, मेल्ट नहीं होता है। और वो हीट जब प्रोड्यूस होता है तो वो मेल्ट ना होके वो क्या करता है, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होता है। तो फिर ऐसे जो भी बल्ब है वो काम करता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एप्लीकेशन उसका वो होता है फ्यूज। ओके, फ्यूज कैसे काम करता है, फ्यूज जो है वो एक प्रोटेक्टिव जैसा है। मतलब देखो, अगर तुम्हारे घर में बहुत सारे एक्सपेंसिव जो भी चीज है, मतलब टीवी, एसी, ओके, वॉशिंग मशीन, अगर ये सब लगा हुआ है और वो सभी क्या है, एक ही पोटेंशियल सोर्स से कनेक्टेड है। अगर मान लो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो गया, तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, मतलब वोल्टेज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अगर ज्यादा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज का सोर्स अगर ज्यादा हो गया तो फिर आई भी ज्यादा हो जाएगा, और जो हीट है वो इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। अगर आई ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, हीट ज्यादा हो जाएगा। अगर हेड ज्यादा हो गया, मतलब हीट अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये सब जो है ये डैमेज हो सकते हैं, ये सब डैमेज हो जाएंगे। मतलब अगर ज्यादा वोल्टेज या फिर ऐसे कुछ ज्यादा वोल्टेज या फिर ज्यादा करंट आ रहा है तो फिर ये सब डैमेज हो जाएंगे। इसलिए हम पहले से क्या करते हैं, अगर ज्यादा वोल्टेज या फिर ज्यादा करंट हो जाता है तो क्या हम करते हैं, सर्किट को पहले से ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, मान लो ये सर्किट है और यहाँ पर हम एक फ्यूज को लगा देते हैं, तो फिर ये क्या करता है, ये तो एक स्विच की तरह ही होता है, स्विच की तरह, मतलब ये क्लोज स्विच होता है और यहाँ पर हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो सब लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, इसके अंदर जो भी जो वायर होता है ना, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब बहुत ही कम नहीं, नॉर्मल होता है, मेल्टिंग पॉइंट समान होता है, मतलब उसका नॉर्मली वो जितना रहना चाहिए उतना ही रहता है। अगर ज्यादा करंट या फिर ज्यादा वोल्टेज हो गया तो फिर ये क्या होता है, ज्यादा करंट होने के बाद क्या होता है, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अगर ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट से वो ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गया तब क्या होगा, ये जो है मेल्ट हो जाएगा। अगर मेल्ट हो गया तो फिर क्या होगा, ये जो सर्किट है ये ओपन हो जाएगा। ओके, अगर सर्किट ओपन हो गया तो क्या होगा, ये सब करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था, चार्जेस का जो फ्लो था वो इधर ही रुक जाएगा, उधर तक नहीं जाएगा। अगर उधर तक नहीं गया तो फिर वो तुम्हारा जो भी चीज था वो सेफ्टी रुक जाएगा। ओके, उधर डैमेज नहीं पहुंचेगा। ये था उसका सेकंड प्रिंसिपल। अब थर्ड और लास्ट देखते हैं इसका प्रिंसिपल, फिर हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा पावर, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ओके, वो कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक आयरन, इसके ना 3 लेयर्स होते हैं। तीन लेयर्स होते हैं। पहला जो लेयर है ना, यहां पर क्या होता है, नाइक्रोम को यूज करते हैं। नाइक्रोम ये भी एक हीटिंग एलिमेंट ही है। मतलब यहां पर क्या है, यहाँ पर नाइक्रोम को यूज करते हैं। नाइक्रोम को यूज करने मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये भी जो है ना, ये बहुत ही थीन होता है। पहले पॉइंट, ये बहुत ही थीन होता है और इसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा ही होता है। और तीसरा इसका क्या पॉइंट है, इसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होता है, मतलब ऐसे कुछ होता है। ओके, ये भी ज्यादा होता है, ये बहुत ही थीन होता है। मतलब थीन मतलब क्या हो गया, जो एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बहुत ही कम हो गया। और क्या है, इसका जो लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, ये भी बहुत ज्यादा होता है और ये कॉइल होकर रहता है। ओके, तो फिर ये तीनों क्या शो कर रहे हैं, ये तीनों शो कर रहे हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है। ओके, इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, I स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू हीट। ये था ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में अगर आर ज्यादा होता है तो क्या होगा, एच भी ज्यादा होगा। अगर एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो फिर आर अगर बढ़ता है तो फिर एच भी बढ़ेगा। अगर एच बढ़ता है तो फिर ये जो आयरन का जो प्रेस है, मतलब जो होता है, यहाँ से हीट कंडक्ट होकर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से हीट कंडक्ट होकर यहाँ पर आएगा। सिमिलरली यहाँ से करेक्ट जो नाइक्रोम होता है, ये एलॉय होता है। एलॉय का रेजिस्टिविटी ज्यादा ही होता है। ओके, मेटल से तो ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट भी कंडक्ट होकर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल को यूज ना करें या फिर ऐसा मटेरियल को यूज ना करें जो कि हीट को कंडक्ट करता हो बट इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ना करता हो, ऐसा कौन सा मेटल है, मिनरल है, वो है माइका।
ये क्या करता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब हीट यहां से यहां तक आ जाता है और फिर तुम्हारा जो कपड़ा होता है वो प्रेस हो जाता है, बट जो इलेक्ट्रिसिटी है मतलब चार्जेस का जो फ्लो है वो यहाँ तक होता है, यहाँ पर होता है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए तुम्हें अगर तुम उसको टच करोगे तो तुम्हें झटका तो लगेगा गर्म से, बट वो झटका नहीं लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा लास्ट पार्ट देखते हैं पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी पर सेकंड तुम कंज्यूम कर रहे हो, एनर्जी कंज्यूम पर टाइम टेकन या फिर वर्क डन पर टाइम टेकन, वो होता है इलेक्ट्रिक पावर। नॉर्मल पावर भी वही होता है, नॉर्मल पावर वही होता है। तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम पर सेकंड कितना कंज्यूम कर रहे हो वही होता है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर देखो, एनर्जी बाई टाइम, पहला फॉर्मूला तुम्हें ये मिल रहा है। तो फिर एनर्जी क्या है, हमने यहाँ पर एनर्जी क्या यूज करते थे, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का तीनों फॉर्मूला क्या था, वी आई टी। तुम बेसिकली यहाँ पर वी क्यू लिखो, फिर यहाँ से तुम सभी को वेरीफाई कर सकते हो तीनों फॉर्मूला को। तो फिर क्यू के बदले आई टी, और एक होगा आई स्क्वेयर आर टी, और एक होगा वी टी बाई आर, या फिर यहाँ पर वी स्क्वेयर टी बाई आर लिख सकते हो। तो फिर ये तीनों तो एनर्जी हो गई। अब एनर्जी बाई टाइम करने से हमें पावर मिलता है, तो फिर इधर भी बाई टी करना पड़ेगा, इधर भी बाई टी करना पड़ेगा, एंड इधर भी बाई टी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये टी से ये टी कैंसल, ये टी से ये टी कैंसल, एंड ये टी से ये टी कैंसल। अब तुम्हारे पास जो पावर का फॉर्मूला आएगा वो होगा वी आई, और एक फॉर्मूला आएगा आई स्क्वेयर आर, और एक जो फॉर्मूला आएगा वो होगा आई स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर। तो फिर ये सब जो होता है ये सब पावर का फॉर्मूला होते हैं। ओके, देखो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट था वो था जूल। ओके, वो भी जूल्स एक साइंटिस्ट थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उनके आना से ही हम इसका जो ऐसा यूनिट है हम जूल्स रखे हैं। और फिर जो टाइम का ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये होगा जूल्स पर सेकंड, और इसे हम क्या बोलते हैं, जूल्स पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। ओके, जूल्स पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं। फिर 1 जूल पर 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट। ओके, और तो फिर हमें इसका ऐसा यूनिट पता चल गया, इसका 3 फॉर्मूला भी पता चल गया। इसका कुछ बड़े बड़े यूनिट देख लेते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट, या फिर 1 हॉर्स पावर, ओके 1 किलोवाट मतलब किलो, ये जो वाट है ना, ये जो टर्म है, ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करने से यहाँ में मिलता है। जैसे 1 ग्राम 1000 ग्राम 1 किलोग्राम, ठीक वैसे ही 1000 वाट होता है 1 किलोवाट। ओके, और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट, जो होता है वो होता है 1 हॉर्स पावर। ओके, वैसे ये सब उसके बड़े यूनिट है। वैसे जो कॉमर्शियल यूनिट है वो होता है पावर का किलोवाट आवर। अब देखो पावर जो है वो क्या है, पावर जो है वो एनर्जी बाय टाइम है। तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। अगर नॉर्मली तुम पावर को लिखोगे या फिर नॉर्मली तुम 1 वाट लिखोगे तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर 1 सेकंड तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। 1 सेकंड अगर कुछ भी नहीं है तो फिर 1 सेकंड है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 वाट सेकंड, 1 वाट सेकंड, और ये हो जाएगा एनर्जी 1 वाट सेकंड, 1 वाट सेकंड। ओके, सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर 1000 वाट लिखते, 1000 वाट, तो फिर ये 1000 वाट सेकंड होता, 1000 वाट सेकंड। अगर तुम यहाँ पर 1, तो फिर वो 1000 वाट सेकंड मतलब क्या है, ये है 1 किलोवाट सेकंड। अगर तुम्हें ऐसे 1 किलोवाट आवर लिखना हो तो तुम क्या करोगे, 1 किलोवाट सेकंड मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 सेकंड। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू इसको सेकंड में करोगे तो फिर 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड। देखो तो फिर ये होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट के लिए तुम क्या यूज करोगे 1000 वाट। तो फिर ये हो जाएगा, देखो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट फिर 1 आवर।
तुम यहाँ पर इसको क्या करोगे, ओनली 1 किलो वाट सेकंड पे अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो फिर 1 किलो वाट इंटू 3600 सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आएगा 3600 फिर 3600 किलोवाट सेकंड। अगर तुम इसको 1 वाट सेकंड मतलब या फिर 1 जूल 1 वाट सेकंड, ओके ये क्या होता है 1 वाट सेकंड मतलब 1 जूल, 1 वाट सेकंड मतलब 1 जूल। अगर तुम 1 जूल को या फिर जूल को कन्वर्ट करना चाहोगे तो फिर इसे तुम्हें वाट सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके 1 किलो वाट आवर ये बन गया 3600 किलो वाट सेकंड। ओके इतना बन गया। अब इसे वाट सेकंड में बनाना है तो फिर इतना इंटू 1000 भी करना पड़ेगा तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। तो फिर ये हमारे पास फाइनल आंसर जो हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 किलो वाट सेकेंड या फिर जूल। ये हो गया हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर और इससे हम कॉमनली मतलब ये जो है ये नोन है वाट यूनिट के नाम से। ओके अब कुछ सर्किट डायग्राम्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे सेल के लिए जो हम शो करते हैं वो होता है कुछ ऐसे। ओके बैटरी के लिए जो शो करते हैं वो कुछ सेल्स का कॉम्बिनेशन मतलब कुछ ऐसे हो गया या फिर हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं बस बीच में लाइन ना देके बस ऐसे ही। ये भी जो है ये भी बैटरी का है और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सिमिलरली ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। अब जो क्लॉक की होता है अगर वो ओपन है ओके क्लोज नहीं है तो फिर हम ऐसे शो करते हैं और अगर वो क्लोज है तो फिर हम उसे ऐसे शो करते हैं। अगर वायर जॉइंट है अगर ऐसे मतलब मान लो ये एक वायर है और ये भी एक वायर है मतलब ये बीच में जॉइंट है उनके बीच में तो हम क्या करते हैं उसके लिए ऐसे शो करते हैं उसे। ओके और अगर वायर ज्वाइन नहीं है बस क्रॉस कर रहे हैं ओके ज्वाइन नहीं है मतलब एक वायर जो है वो मान लो एक वायर ऐसे ये मेरा हाथ अगर एक वायर है और ये एक हाथ मेरा एक वायर है अगर ये क्रॉस नहीं बस क्रॉस कर रहे हैं बस ज्वाइन नहीं है बस या फिर इसे लग के बस जा रहे हैं ओके वो इंटरनली जो प्लास्टिक वायर के अंदर जो होता है अगर वो ज्वाइन नहीं है तो फिर हम उसके लिए कैसे शो करते हैं बस कैसे ओके ऐसे। अब बॉल के लिए हम क्या डायग्राम यूज करते हैं ऐसे या फिर हम ऐसे इसको गोल करके ऐसे भी शो कर लेते हैं या फिर बस ऐसे ही छोड़ लेते हैं उसे। ओके ये है बॉल। और रेजिस्टर के लिए हम जो यूज करते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिगजैग लाइंस। और वेरिएबल रेजिस्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं बस ऐसे रेजिस्टर की तरह यूज करते हैं बट फिर एक एरो ऐसे लगाते हैं या फिर ऐसे भी होता है। ओके अब देखते हैं एमीटर। एमीटर के लिए इसे गोल करके बीच में ए एंड वोल्ट मीटर के लिए इसे गोल करके बीच में भी और एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव और यहाँ पर भी एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। सेम यहाँ पर भी पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है इलेक्ट्रिसिटी का।